ओके, तो जैसा मैंने बताया था तुमको कि फ्रॉग का जो पोर्शन है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का, और अर्थवर्म का जो पोर्शन है वो दोनों पोर्शंस सिलेबस में नहीं है। ठीक है, नीट के सिलेबस के में नहीं है, एनसीईआरटी में भले ही दिए हो, नीट में नहीं है, लेकिन 2017 में फ्रॉग के ऊपर क्वेश्चंस आए थे। तो अपना तो काम है कि एनसीईआरटी में जितना दिया है वो सब पढ़ना, उसको सिलेबस में कंसिडर किया हुआ हो या ना हो। ठीक है, बहुत सारी अफवाहें उड़ते रहती है, कहीं कहीं से कुछ कुछ सुनने को मिलने आते रहता है। अरे अफवाह छोड़ो, एनटीए के साइट पे भी रहता है कि ये पोर्शन निकाल दिया है सिलेबस से, ये चैप्टर निकाल दिया है सिलेबस से, फिर भी आ जाते हैं क्वेश्चंस, है ना। तो एनसीईआरटी का तो एक एक लाइन अपने को पता रहना चाहिए। एनसीईआरटी तो अपन कुछ भी छोड़ने वाले हैं नहीं। तो इवन दो इट इज़ नॉट इन सिलेबस, फ्रॉग अपने को करके रख लेने का है। तो आज की क्लास में अपन फ्रॉग भी रीड कर लेते हैं। फ्रॉग इज मच मोर इजियर देन कॉकरोच, क्योंकि फ्रॉग में सेगमेंट्स वगैरह, कॉकरोच में भी क्या इजी ही था, वैसे कुछ डिफिकल्ट नहीं था, प्रॉब्लम था बस सेगमेंट्स में, है ना। फिर से एक बार करते हैं। फीमेल जेनाइटल पाउच 7th 8th एंड 9th स्टर्नम, और मेल वाला 9th और 10th टर्गाइट एंड 9th स्टर्नम, है ना। मेल में डॉर्सल एनस और वेंट्रली मेल गोनोपोर विच कंटिन्यूज एज काइटिनस, फैलोमियर और गोनेपोफाइसिस। ठीक है, तो कंसेप्ट मुश्किल नहीं है, लेकिन ये सेगमेंट्स वाला जो टेंशन है, ठीक है, उसके कारण थोड़ा सा अपने को कॉकरोच डिफिकल्ट लग सकता है। फ्रॉग में तो वो भी झंझट नहीं है। ऊपर से फ्रॉग क्या एम्फीबियन है, वर्टिब्रेट है। वर्टिब्रेट होने के कारण उसकी आधे से ज़्यादा चीज़ें, 90% चीज़ें ह्यूमन बीइंग से मैच करती है। पुराने ज़माने में जैसे हमने भी मेरे कॉलेज टाइम पे फ्रॉग को कट किया हुआ है। ठीक है, इलीगली किया था, गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है अभी, लेकिन किया है। पहले तो गवर्नमेंट में जब लीगल था, गवर्नमेंट के थ्रू, तो कॉलेज में प्रॉपरली फ्रॉग का डिसेक्शन होता था। ठीक है, क्यों फ्रॉग को काटते थे? क्योंकि फ्रॉग बहुत ज़्यादा सेम है, मतलब सिमिलर है एज कम्पेयर टू ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो भी वर्टिब्रेट है ना, इसलिए अपन फ्रॉग को काटते थे। तो आसान सी चीज़ें, ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट रहेगा नहीं, फटाफट इसको रीड अपन कर लेते हैं। सब लोग आ जाएंगे पेज नंबर 116 पे एनसीईआरटी के। फ्रॉग्स कैन लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन फ्रेश वाटर एंड बिलोंग टू क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा। ठीक है, क्लास एम्फीबिया ऑफ फाइलम कॉर्डेटा, और ऑर्डर है उसका एन्यूरा, ANURA। यूरा मतलब टेल, ठीक है, यूरो मतलब टेल, एन्यूरा मतलब टेल न होना। द मोस्ट कॉमन स्पीशीज ऑफ फ्रॉग फाउंड इन इंडिया इज राना टिग्रिना। They do not have constant body temperature, that is their body temperature varies with the temperature of the environment. Such animals are called cold-blooded or poikilotherms. ये अपन ने इकोलॉजी में देखा ही है। फिर से एक बार याद करवा देता हूँ, स्टीनोथर्मल यूरीथर्मल अलग था, वो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ब्रॉड रेंज ऑफ टेम्परेचर था, दैट इज डिफरेंट। और ये पॉइकिलोथर्मस, होम्योथर्मल, ये अलग है। पॉइकिलोथर्मल मतलब कोल्ड ब्लडेड, होम्योथर्मल मतलब वार्म ब्लडेड। ठीक है, you might have also noticed changes in the color of the frogs while they are in grasses and on dry land. They have the ability to change the color to hide them from their enemies, that is camouflage. इसको तुरंत में अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि फ्रॉग्स में कलर चेंज करने की एबिलिटी है। ये चीज़ अपने को नहीं पता होती, इस चीज़ को अपन गौर नहीं करते हैं। ठीक है, तुरंत इसको अंडरलाइन अपन करेंगे। दिस प्रोटेक्टिव कलरेशन इज कॉल्ड मिमिक्री। यू मे ऑल्सो नो दैट द फ्रॉग्स आर नॉट सीन ड्यूरिंग पीक समर एंड विंटर। मेरे घर के आंगन में कम से कम 10 फ्रॉग्स इस समय अवेलेबल है, कम से कम 10। ठीक है, इधर उधर मिट्टी में घुसे हुए, पेड़ वेड़ जो लगे हुए उसके नीचे, टाइल्स रखी हुई है कुछ मेरे आंगन में, वो उसके नीचे छुपे हुए फ्रॉग्स दिख रहे हैं। और यहाँ पर लिखा है कि समर में दिखते नहीं है, एक्चुअल में सही में नहीं दिखते, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड है, समर में गर्मी के कारण मर जाते हैं वो। अगर बाहर निकले तो उनको मिट्टी के अंदर दबा हुआ रहना पड़ता है ना। हाइबरनेशन, एस्टिवेशन मतलब समर स्लीप, हाइबरनेशन मतलब विंटर स्लीप। लेकिन फिर भी दिख रहे हैं अभी, क्योंकि क्या हो गया है एटमॉस्फेयर को पता नहीं। हर 2 दिन में बारिश आ जाती है, टेम्परेचर तो बढ़ ही नहीं रहा है, ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मई महीना चल रहा है। ठीक है, तो फ्रॉग्स बाहर निकल रहे हैं। ठीक है, समर में भी। बट ये अजीब सी चीज़ है, 2020 है तो कुछ भी हो सकता है। बाकी नॉर्मल केसेस में, बाकी ईयर्स में ऐसा नहीं होगा। समर में अपने को 2020 के अलावा फ्रॉग्स नहीं दिखेंगे। During this period they take shelter in deep burrows to protect them from extreme heat and cold. समर और विंटर के वक्त
दिस इज कॉल्ड एज समर स्लीप दैट इज एस्टिवेशन एंड विंटर स्लीप दैट इज हाइबरनेशन। 7.5.1 जो टॉपिक है वो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मतलब एक्सटर्नल अपीयरेंस, है ना। तो हैव यू एवर टच द स्किन ऑफ फ्रॉग? हैव यू? घी आने लायक ऑर्गेनिज्म है वो, रेप्टाइल्स के समान है। रेप्टाइल्स के पहले वाला ये ना एम्फीबियन से है वो। तो जैसे रेप्टाइल्स की घी आती है वैसे फ्रॉक्स की भी घी आती है। उसके स्किन को टच करना अपन इमेजिन भी नहीं कर सकते, लेकिन अगर तुमने किया होगा तो स्किन इज स्मूथ एंड स्लिपरी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। इसका रीज़न क्या है कि पाइसेस के बाद एम्फीबियंस बने। पाइसेस से जब एम्फीबियंस इवॉल्व हुए तो उनको ये आइडिया नहीं थी कि लैंड पे सन रहेगा और उनकी स्किन ड्राई हो जाएगी, तो उन्होंने कोई क्यूटिकल वगैरह जैसे स्ट्रक्चर नहीं बनाया। रेप्टाइल्स को टेंशन नहीं है, ठीक है। रेप्टाइल्स तो क्या है कि सीधा उनके ऊपर केराटिन का एक कवरिंग रहता है उनके बॉडी के ऊपर जो उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, रेप्टाइल्स को। लेकिन फ्रॉग्स जो है, एम्फीबियन जो है, उनके पास वैसा कुछ नहीं है। इसलिए एक तो वो समर और विंटर में बाहर ही नहीं निकलते। विंटर तो छोड़ो, समर में तो बाहर ही नहीं निकलते, पूरे ड्राई हो जाएंगे। दूसरी बात, अगर निकल भी गए बाहर या रेनी सीजन में भी थोड़ा बहुत कभी ना कभी तो सनरेज आएगी ही, तो इसलिए उनके ऊपर क्या रहता है, स्किन के ऊपर म्यूकस का सिक्रीशन कंटिन्यूसली होते रहता है, ठीक है। द स्किन इज ऑलवेज मेंटेन इन अ मॉइस्ट कंडीशन। अच्छा, इनके अंडों का भी वही प्रॉब्लम है। इनके अंडों के ऊपर CaCO3 नहीं होता है, कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है। कैल्शियम कार्बोनेट न होने के कारण समर में इनके अंडे सूख जाएंगे, इसलिए समर विंटर में अपना छुपे हुए रहते हैं, हाइबरनेशन एस्टिवेशन करते रहते हैं। सस्पेंडेड स्टेट में रहता है इनका मेटाबॉलिज्म, इनका कॉन्शियसनेस, मेटाबॉलिज्म तो थोड़ा थोड़ा चलते रहता है। पूरे बेहोश कोमा में रहते हैं ये समर और विंटर में। बाकी रेनी सीजन में बाहर निकलते हैं तभी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अंडे भी ये लोग पॉन्ड में ही देते हैं, है ना। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, अंडे पॉन्ड में रहते हैं। तो या फिर कुछ कुछ स्पीशीज में मेल फ्रॉग जो रहता है वो अपनी पीठ के ऊपर अंडों को चिपका लेता है, लेकिन वहां पर भी अल्टीमेटली म्यूकस रिलीज होते रहता है, तो अंडों का जो मॉइस्चर है वो मेंटेन रहता है। ऐसे जमीन पे वो रेप्टाइल्स के समान अंडे नहीं दे सकते, नहीं तो वो ड्राई हो जाएंगे। तो दैट इज वन मोर रीजन व्हाई दे आर नॉट कंप्लीटली टेरिस्ट्रियल, व्हाई दे कुड नॉट बिकम कंप्लीटली टेरिस्ट्रियल। जैसे ब्रायोफाइट्स आर एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम एंड दे रिक्वायर वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन, वैसे ही इधर भी है। फ्रॉग्स आर द एम्फीबियंस ऑफ एनिमल किंगडम, मतलब एम्फीबियंस जो है एनिमल किंगडम के, दे नीड वाटर फॉर एग लेइंग एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है। एकदम लॉजिकल सी चीज है, एकदम इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सीधा सीधा ऑब्वियस सी चीज है, इसमें कुछ भी दिमाग लगाने वाली चीज नहीं है, ठीक है। कॉमन सेंस है, एकदम इवोल्यूशन के हिसाब से लॉजिकल है पूरा, ठीक है। द कलर ऑफ डॉर्सल साइड ऑफ बॉडी इज जनरली ऑलिव ग्रीन विथ डार्क इरेग्युलर स्पॉट्स। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ, अपने घरों में जो घुसते हैं ना रेनी सीजन में, वो जनरली टोड्स रहते हैं, वो फ्रॉग्स नहीं होते हैं, ठीक है। टोड्स आर मोर टेरिस्ट्रियल देन फ्रॉग्स, ठीक है। फ्रॉग्स जनरली पानी में ही रहना प्रीफर करते हैं, आ सकते हैं टेरिस्ट्रियल रीजन में, ऐसा नहीं है, लेकिन ज्यादातर जमीन पे जो अपने को मिलते हैं वो टोड्स रहते हैं, दे आर नॉट फ्रॉग्स। तो मेरे घर पे भी जो आंगन में अभी प्रेजेंट है वो टोड्स है बेसिकली, नॉट फ्रॉग्स। कहाँ पर है अपन, ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द स्किन, ऑन द वेंट्रल साइड द स्किन इज यूनिफॉर्मली पेल येलो। द फ्रॉग नेवर ड्रिंक्स वाटर बट एब्जॉर्ब्स इट थ्रू द स्किन। इसको तुरंत अंडरलाइन करेंगे, तुरंत, एकदम भयानक इंपॉर्टेंट चीज है ये। बॉडी ऑफ अ फ्रॉग इज डिविजिबल इनटू हेड एंड ट्रंक। देखो, नेक नहीं है, नेक नहीं है, ठीक है। अ नेक एंड टेल आर एब्सेंट। अबव द माउथ अ पेयर ऑफ नॉस्ट्रिल्स इज प्रेजेंट। आईज आर बल्जिंग आउट। फ्रॉग को देखा होगा तुमने, आंखें ऐसी बाहर निकलती है उसकी। एंड कवर्ड बाय निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन दैट प्रोटेक्ट्स देम व्हाइल दे आर इन वाटर। निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मतलब ऐसा एक ट्रांसपेरेंट टिश्यू की लेयर रहती है जो आंखों को बस कवर करती है, उनके पास आईलिड्स नहीं होते हैं। ये निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन फिश में भी होता है, रेप्टाइल्स में भी होता है, ठीक है। अपने में मैमल्स में वो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन रिड्यूस हो गया है। क्या बोलते हैं उसको इवोल्यूशन में, जो ऐसा ऑर्गन जो पहले यूज होता था लेकिन अभी यूज नहीं होता है, दैट इज वेस्टिजियल ऑर्गन, ठीक है। तो निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन अपने लिए वेस्टिजियल है, अपने में थोड़ा सा बस आंखों के कॉर्नर में प्रेजेंट रहता है, बाकी उसका कोई यूज नहीं है। ऑन आइदर साइड ऑफ आईज, मतलब दोनों साइड में आंखों के, अ मेम्ब्रेनस टिम्पैनम रिसीव्स अराउंड साउंड सिग्नल्स। मतलब कान है उसके पास, पर कान दिखते तो नहीं है, तो ईयर पिन्ना नहीं है उसके पास, एक्सटर्नल ईयर नहीं है, लेकिन इंटरनल ईयर उसके पास डेफिनेटली प्रेजेंट है। इंटरनल क्या, मिडल ईयर भी प्रेजेंट है। टिम्पैनम मतलब तो मिडल ईयर है ना, और कॉक्लिया को अपन ने इनर ईयर बोला था। टिम्पैनम है मतलब मिडल ईयर भी है, बस एक्सटर्नल ईयर पिन्ना नहीं है,
ठीक है। द फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स हेल्प इन स्विमिंग, वॉकिंग, लीपिंग मतलब जंप मारना, है ना, लीप टू द ग्राउंड, ऐसा लीप यानी जंप मारना, एंड बरोइंग, बरो यानी खोदना। द हाइंड लिम्स end in 5 digits and they are larger and muscular than four limbs that end in 4 digits। मतलब hind limbs में 5 limbs है और 4 limbs में 4 hind limbs में 5 digits है, 5 fingers है, और 4 limbs में 4 digits है, 4 fingers है। सिंपल है एकदम, 4 limb 4 fingers हो गया, 4 limb 4 finger, hind limb 5 fingers, 4 limbs 4 fingers, hind limb 5 fingers। एकदम easy है, एकदम सिंपल सी चीज है, ठीक है। Feet have webbed digits, webbed fingers that help in swimming. Frogs exhibit sexual dimorphism. Di मतलब दो, morpho मतलब external appearance। तो मेल फ्रॉग्स अलग दिखेंगे, फीमेल फ्रॉग्स अलग दिखेगी। Male frogs can be distinguished by presence of sound producing vocal sacs and also a copulatory pad on the रुको पहले sound producing vocal sac को देख लेते हैं। रेनी सीजन में अपने को फ्रॉग्स का आवाज आता रहता है ना, टर 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 टर, तो वो आवाज सिर्फ मेल फ्रॉग्स निकाल सकते हैं, फीमेल फ्रॉग्स नहीं निकाल सकती। वो मेटिंग कॉल रहता है, ठीक है, मेटिंग कॉल रहता है वो, तो वो सिर्फ मेल्स में रहेगा। ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। एंड ऑल्सो अ कोप्यूलेटरी पैड ऑन द फर्स्ट डिजिट मतलब पहली उंगली ऑफ द 4 लिम्स मतलब सामने के हाथ 4 लिम्स की जो पहली उंगली है उसके ऊपर एक कोप्यूलेटरी पैड रहता है, विच आर एब्सेंट इन फीमेल फ्रॉग्स। अब ये तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, इनमें तो कोप्यूलेशन होता ही नहीं है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता ही नहीं है, तो कोप्यूलेटरी पैड की क्या जरूरत है फिर, है ना, सोचने वाली बात है ना। तो क्या होता है, मेल फ्रॉग क्या करता है, फीमेल फ्रॉग के एब्डोमेन को प्रेस करता है, दबाता है, पुश करता है, तो फीमेल फ्रॉग के एब्डोमेन पे प्रेशर डेवलप होता है और उस प्रेशर के कारण वो ओवम बाहर रिलीज करती है, और जैसे ही वो बाहर ओवम रिलीज करेगी वैसे ही ये स्पर्म भी रिलीज कर देगा। तो स्पर्म एंड ओवम का फर्टिलाइजेशन, मेटिंग तो बाहर ही होने वाला है, बॉडी के पानी के अंदर, बॉडी के बाहर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ही होने वाला है, लेकिन ओवम रिलीज करने के लिए उसके फीमेल के एब्डोमेन पे प्रेशर लगाना जरूरी है। वो प्रेशर लगाने के लिए उसके फ्रॉग के 4 लिम्स के पहली उंगली पे क्या प्रेजेंट रहेगा, कोप्यूलेटरी पैड, ठीक है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। एनाटॉमी, द बॉडी कैविटी ऑफ फ्रॉग्स अकोमोडेट डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम्स सच एज डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। तो ये तो सभी में रहेगा, ये क्या लिखने की बात है। विथ वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस, ऑफ कोर्स वर्टिब्रेट है वो, अच्छा खासा तो रहेगा उसका डेवलप्ड। द डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। The alimentary canal is short because frogs are carnivores and hence the length of intestine is reduced। ये चीज अपन ने डाइजेस्टिव सिस्टम में भी बोला था कि डियर, हिरन वगैरह जैसे जो हर्बीवोर्स है उनका एलिमेंट्री कैनाल मतलब इसोफेगस वगैरह बहुत लंबा रहता है। क्यों ऐसा रहता है, क्योंकि वो पत्तियां खाते हैं, ग्रास खाते हैं जिसमें सेल्यूलोज रहता है, और सेल्यूलोज इज अ लॉन्ग पॉलीमर, स्ट्रेट चेन है ग्लूकोज 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 का, तो लंबा मॉलिक्यूल रहता है, इसलिए उसके जो एलिमेंट्री कैनाल रहता है हर्बीवोर्स का वो कैसा रहता है, लंबा रहता है, और कार्निवोर्स का एलिमेंट्री कैनाल कैसा रहेगा, शॉर्ट रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो सेल्यूलोज नहीं खाते हैं। सो द एलिमेंट्री कैनाल इज शॉर्ट बिकॉज फ्रॉग्स आर कार्निवोर्स एंड हेंस द लेंथ ऑफ इंटेस्टाइन इज रिड्यूस्ड, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल में तो सभी आता है, इसोफेगस से लेकर एनस तक, तो उसका शॉर्ट रहेगा एज कंपेयर टू हर्बीवोर्स। The mouth opens into a buccal cavity that leads to the esophagus through pharynx। ये ह्यूमन बीइंग समान ही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। Esophagus is a short tube that opens into stomach which in turn continues as the intestine, intestine के बाद rectum and finally opens outside by the cloaca। ये सब भी ह्यूमन बीइंग्स के समान ही है, बस एनस की जगह क्लोका है ना। तो क्लोका मतलब क्या कंसेप्ट है, तो जैसे ह्यूमन बीइंग्स में यूरेथ्रल ओपनिंग अलग रहती है जिसके थ्रू यूरिनेशन होता है, और एनल ओपनिंग अलग रहती है जिसके थ्रू इजेशन होता है ना, फिसेस डिफिसेशन होता है। और ह्यूमन फीमेल्स में तो एक और तीसरा ओपनिंग भी रहता है विच इज द रिप्रोडक्टिव ओपनिंग कॉल्ड एज वजाइना, है ना। लेकिन इनमें क्या होता है, फ्रॉग्स में, एम्फीबियंस में, रेप्टाइल्स में, कि रिप्रोडक्टिव ओपनिंग, एक्सक्रीटरी मतलब किडनी की ओपनिंग, एंड इजेशन मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम की ओपनिंग, ये तीनों ओपनिंग्स एक कॉमन पोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकलती है, तो दैट कॉमन पोर इज कॉल्ड एज क्लोका।
दैट कॉमन पोर इज कॉल्ड एज क्लोका, CLOACA। ठीक है, तो तीनों का कॉमन ओपनिंग मतलब क्लोका। सिंपल सी कंसेप्ट है। ठीक है, अभी डायग्राम मत देखो 7.20, अभी मत देखो, जब मैं बोलूंगा तब देखना। ठीक है, तो कहाँ पर थे अपन, पेज 117 पे सेकंड लाइन हमारी हो गई थी, थर्ड लाइन भी, हाँ। रेक्टम एंड फाइनली ओपन्स आउटसाइड बाय द क्लोका। तो क्लोका मतलब कॉमन ओपनिंग फॉर ऑल थ्री पैसेजेस, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी एंड इजेस्टरी। लीवर सीक्रेट्स बाइल दैट इज स्टोर्ड इन द गॉल ब्लैडर, ये सेम ह्यूमन बींग्स के समान ही है। पैंक्रियाज और डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रोड्यूसेस पैंक्रियाटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये भी ह्यूमन बींग्स के समान ही है। एकदम सिंपल है फ्रॉग, क्योंकि पूरा ह्यूमन बींग्स के समान ही है। फूड इज कैप्चर्ड बाय द बाय लोब्ड टंग, तुमने उनकी टंग देखी होगी फ्रॉग की, उसमें दो ऐसे, सांप की भी टंग बाय लोब्ड रहती है ना, बीच में से कटी हुई रहती है। ठीक है, और दोनों को वो अलग अलग तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, दोनों उसके लोब्स को। Digestion of food takes place by the action of HCl and gastric juices secreted from the walls of the stomach. Partially digested food called chyme is passed from stomach to the first part of the intestine, that is the duodenum. ये भी सेम है, ये भी सेम है ह्यूमन बींग्स के समान। अपन जो माउथ से इसोफेगस में गिटकते हैं उसको बोलस बोलते हैं, whereas स्टमक से इंटेस्टाइन में जो जाता है उसको काइम बोलते हैं, CHYME, है ना। The duodenum receives bile from gallbladder and pancreatic juices from pancreas through a common bile duct। अरे यार, ये भी ह्यूमन बींग्स के समान है, पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम रिवाइज हो रहा है, बढ़िया काम है एकदम। Bile emulsifies fat and pancreatic juices digest carbohydrates and proteins, again same। Final digestion takes place in the intestine, same। Digested food is absorbed by the numerous finger-like folds in the inner wall of intestine called villi and microvilli, same। The undigested solid waste moves into the rectum and pass out through the cloaca, this is the only difference। Human beings में it will be passed out through the anus, यहाँ पर it is being passed out through the cloaca, which is the common opening, that is the only difference। बाकी पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम सेम है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में तो कुछ याद रखना ही नहीं है अपने को। फिर आते हैं अपन रेस्पिरेशन पे, नेक्स्ट पैराग्राफ। Frogs respire on land and in the water by two different methods। In water, skin acts as aquatic respiratory organ, that is क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्यूटिन मतलब स्किन, क्यूटिकल, है ना। इंटेग्यूमेंट या क्यूटिन मतलब आउटर कवरिंग स्किन, तो इसलिए उसको बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। लैंड एंड इन वाटर, दोनों में। इन वाटर स्किन एक्ट्स एज एन एक्वेटिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन। डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर इज एक्सचेंज थ्रू द स्किन बाय डिफ्यूजन। तो वाटर में और लैंड पे दोनों तरीके, दोनों जगह पर वो रेस्पिरेशन कर सकते हैं। सांप नहीं कर सकते पानी में रेस्पिरेशन, ठीक है, उनको ब्रीदिंग करने के लिए मुंडी बाहर निकालनी पड़ती है, फिर वो सांस ले लेते हैं लंबा, और फिर 2-3 घंटे तक सांस रोक सकते हैं सांप, इसलिए फिर से पानी के अंदर चले जाएंगे, 2-3 घंटे तक सांस रोक के रखेंगे, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वो पानी के अंदर ब्रीद नहीं कर सकते सांप, ठीक है, लेकिन फ्रॉग्स कर सकते हैं पानी के अंदर ब्रीदिंग। कैसे करेंगे? with the help of skin, that is cutaneous respiration। dissolved oxygen in the water is exchanged through the skin by diffusion। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट पेज पे, दैट इज पेज नंबर 118। ऑन लैंड द बकल कैविटी, स्किन एंड लंग्स एक्ट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। ठीक है, लैंड पे कौन कौन है? बकल कैविटी। तुमने फ्रॉग्स को देखा होगा, जब वो ब्रीदिंग करते तो उनका जो गला रहता है, गला ऐसा स्वेल होता है, फिर नॉर्मल होता है, फिर से स्वेल होता है, फिर नॉर्मल होता है, स्वेल होता है, नॉर्मल होता है ना। तो दैट इज बक्कल कैविटी के मदद से रेस्पिरेशन करना। तो बक्कल कैविटी के मदद से रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन के थ्रू ऑक्सीजन जैसा वाटर में डिफ्यूज होता था वैसा लैंड पे भी हो ही रहा है। एंड लंग्स आर प्रेजेंट एज द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो स्किन पे 3 तरीके से रेस्पिरेशन होगा, वेयरएज पानी में सिर्फ स्किन के थ्रू होगा। सॉरी, लैंड पे 3 तरीके से रेस्पिरेशन होगा, वेयरएज पानी में सिर्फ स्किन से होगा। ठीक है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे दोनों प्रकार के रेस्पिरेशन को। The lungs are a pair of elongated pink-colored sac-like structure present in the upper part of the trunk region that is called as thorax, same as human beings. Air enters through the nostrils into the buccal cavity and then to the lungs, same. During estivation and hibernation, gaseous exchange takes place through the skin। को कुछ समय वो मिट्टी के नीचे बरो करके उसके डीप इनसाइड दबे हुए रहते हैं टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। तो उस समय ऑफ कोर्स पॉसिबल ही नहीं है कि वो
लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन करें, स्किन में उनको ऐसा कहाँ रेस्पिरेशन कर पाएंगे, स्किन में क्यों बोल रहा हूँ मैं बार बार, जमीन के नीचे कहाँ वो लंग्स से रेस्पिरेशन कर पाएंगे। जो मिट्टी के बीच में जो कैविटीज है उसमें जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वही ऑक्सीजन बस स्किन के थ्रू उनके अंदर एस्टिवेशन और हाइबरनेशन के वक्त आते रहेगा। ठीक है। द वैस्कुलर सिस्टम, अब आते हैं अपन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे, हार्ट। द वैस्कुलर सिस्टम ऑफ फ्रॉग इज वेल डेवलप्ड क्लोज्ड टाइप, ऑफ कोर्स वर्टिब्रेट है। फ्रॉग्स हैव अ लिम्फेटिक सिस्टम आल्सो, ऑफ कोर्स वर्टिब्रेट है। द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम इन्वॉल्व्स हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। द लिम्फेटिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ lymph channels and lymph nodes, सेम है। Heart is a muscular structure situated in the upper part of the body cavity. It has 3 chambers, 2 atria, लेकिन एक ही वेंट्रिकल। ये तो अपने को पता है, फिशेस में 2 चैम्बर हार्ट, एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट, रेप्टाइल्स में 3 चैम्बर हार्ट, 3.5 है एक्चुअली, लेकिन एनसीईआरटी के हिसाब से 3 चैम्बर। लेकिन रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल है जिसके पास 4 चैम्बर हार्ट है ना, और फिर एव्स एंड मैमल्स के पास 4 चैम्बर हार्ट। तो ये तो सिंपल चीज है। तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर हार्ट रहेगा। इट हैज 3 चैम्बर्स, 2 atria and 1 ventricle and is covered by a membrane called pericardium, same as human beings। पेरिकार्डियम ह्यूमन बींग्स में भी रहता है। A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium, इसको तुरंत अंडरलाइन करेंगे। A triangular structure called sinus venosus joins the right atrium। ठीक है, क्या करता है ये साइनस वेनोसस? राइट एट्रियम को अटैच जो साइनस वेनोसस है, वो साइनस वेनोसस क्या करता है? It receives blood through the major veins called vena cava, है ना। अपने में भी है ना ह्यूमन बींग्स में इंफीरियर वेना कावा एंड सुपीरियर वेना कावा। ठीक है, लेकिन अपने जो वेना कावा है वो डायरेक्टली एट्रियम में जाके ओपन होते हैं। ठीक है, फ्रॉग में क्या है कि वो वेना कावा पहले साइनस वेनोसस में ओपन होंगे और फिर साइनस वेनोसस से जाएंगे राइट एट्रियम में। ठीक है, तो इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। कहाँ पर है अपन? द ब्लड फ्रॉम द major veins called vena cava. The ventricle opens into a sac-like conus arteriosus on the ventral side of the heart, इसको भी तुरंत अंडरलाइन करेंगे। The blood from the heart is carried to all parts of the body by the arteries. The veins collect blood from different parts of the body to the heart and form the venous system। ठीक है, देखो ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। क्या हो रहा है यहाँ पर कि जो ब्लड आ रहा है राइट एट्रियम में, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, वो डायरेक्टली राइट एट्रियम में पोर नहीं हो रहा है। पहले वो कहाँ पर जा रहा है? पहले वो जा रहा है साइनस वेनोसस में। ठीक है, और वेंट्रिकल्स जो है, वेंट्रिकल्स में से ब्लड डायरेक्टली आर्टरीज में एंटर होके टिश्यूज के पास नहीं जा रहा है। वेंट्रिकल्स में से ब्लड पहले कहाँ पर आ रहा है? कॉनस आर्टेरियोरस में, और फिर वहां से जा रहा है पूरे बॉडी की तरफ। ठीक है, कोनस आर्टेरियोसस में पहले आ रहा है वेंट्रिकल से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर वहां से जा रहा है पूरे बॉडी की तरफ। तो ये दो चीजें फ्रॉग के हार्ट में अपने हार्ट के हिसाब से अलग है, इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। ठीक है, स्पेशल वेनस कनेक्शन, वेनस मतलब वेन्स वाला, वेन्स मतलब जो टूवर्ड्स द हार्ट मूव करती है, ऐसी ब्लड वेसल्स। Special venous connection between liver and intestine as well as the kidney and lower parts of the body are present in frogs. The former is called hepatic portal system and the latter is called renal portal system। ठीक है, कुछ नहीं पढ़ेंगे आगे, आंख बंद कर लेंगे, एनसीईआरटी बंद कर लेंगे। पूरा मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनेंगे, बिल्कुल आगे की एनसीईआरटी पढ़ने का आगाऊपना नहीं करेंगे। ध्यान से पहले मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है कि फूड डाइजेस्ट हो गया इंटेस्टाइन में। अब उस फूड को, फ्रॉग्स को छोड़ो, मैं अपना ह्यूमन बींग्स का बता रहा हूँ, फ्रॉग्स को छोड़ो, ह्यूमन बींग्स का बोल रहा हूँ मैं। इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट होने के बाद वो गया विलाय के थ्रू ब्लड में। अब ब्लड से अपने को उसको पूरे बॉडी में फैलाना है, ब्लड से अपने को उसको पूरे बॉडी में फैलाना है। ठीक है, तो पूरे बॉडी में जब ब्लड फैलेगा तो हर एक सेल को उस ब्लड में जो डिजॉल्व ग्लूकोज है, अमीनो एसिड्स है, जो इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट करके बनाया है,
वो सब मिलेगा। लेकिन पूरे बॉडी तक ब्लड भेजने का काम कौन करेगा? हार्ट करेगा, है ना। तो इंटेस्टाइन में से अगर ब्लड हार्ट में गया तो देखो, मैंने तुमको बताया था अपने को बस हार्ट के बारे में 7-8 पॉइंट्स है जो याद रखने हैं, बाकी वो चैप्टर पूरा चिल्लर है, जोक है वो चैप्टर सर्कुलेशन, उससे इजी चैप्टर ही नहीं है कोई। डाइजेशन के लेवल का इजी लगता है मेरे को वो चैप्टर, क्योंकि बस 4-5 चीज़ें तुमको समझ में आनी चाहिए बस वो चैप्टर समझने के लिए, हार्ट का फंक्शनिंग स्पेशली समझने के लिए, ठीक है। उसमें का वो ब्लड सेल्स वाला वगैरह पार्ट छोड़ दो, वो तो अपन ने ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में देखा था, इम्यून सिस्टम वाला, आरबीसी डब्ल्यूबीसी, वो सब छोड़ दो। लेकिन हार्ट वाला जो पार्ट है उस चैप्टर का, सर्कुलेशन का, वो समझने के लिए अपने को बस इतना पता रहना चाहिए कि एट्रिया आर कलेक्टिंग चेम्बर्स, वेंट्रिकल्स आर पंपिंग चेम्बर्स, ठीक है। वेन्स मूव टूवर्ड्स हार्ट, आर्टरीज मूव अवे फ्रॉम हार्ट, ठीक है। तीसरी चीज मैंने क्या बताई थी? हार्ट और लंग्स के बीच का पल्मोनरी सर्कुलेशन, हार्ट और टिश्यूज के बीच का सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। लेफ्ट साइड इज फॉर ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड इज फॉर डीऑक्सीजनेटेड, बस लेफ्ट साइड फॉर ऑक्सीजनेटेड, राइट साइड फॉर डीऑक्सीजनेटेड, बस इतना अगर अपन ने याद कर लिया तो हार्ट का जो टॉपिक है वो चिल्लर है, जोक है, जोक फालतू है एकदम, है ना। देखो पूरा अपन डिराइव कर सकते हैं। लंग्स में ब्लड प्यूरिफाई हुआ, लंग्स में ब्लड कैसे प्यूरिफाई हुआ अपन ने ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में देखा हुआ है ही, है ना, कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो एल्वियोलाई के कांटेक्ट में आता है, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन ज़्यादा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, एवरीथिंग फ्लोज फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाई से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में आ जाएगा और CO2 डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में से एल्वियोलाई में चले जाएगा, सिंपल। तो लंग्स में से जब ब्लड बाहर निकलेगा तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा रहेगा। अब लंग्स से बाहर निकलने के बाद जो ब्लड वेसल्स है ना, उनका कनेक्शन ही देखो, ऑक्सीजनेटेड रीजन कौन सा है? लेफ्ट वाला, तो ऑफकोर्स वो लेफ्ट साइड के हार्ट में आएगा। और उसमें से भी कलेक्टिंग चैम्बर कौन सा है? एट्रियम, तो लंग्स से ब्लड कहाँ पर आएगा? लेफ्ट एट्रियम में आएगा। बस सिंपल चीज है, कहीं और जा ही नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है, उसको पाइपलाइन के अंदर मूव होना पड़ रहा है, उसको पाइप्स के अंदर, ट्यूब्स के अंदर बहना पड़ रहा है, फ्लो होना पड़ रहा है। तो ट्यूब्स का जैसा अरेंजमेंट रहेगा वैसा ही उसको मजबूरी में फ्लो होना पड़ेगा। उसके पास उसके अलावा और कोई भी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है। समझ में आ रहा है? क्लियर एकदम। तो लंग्स से तो ब्लड हमेशा लेफ्ट एट्रियम में जाएगा और बाकी टिश्यूज से जो ब्लड आएगा डीऑक्सीजनेटेड, वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा राइट साइड में। पर राइट साइड में कलेक्टिंग चैम्बर क्या है? एट्रियम है, तो राइट एट्रियम में जाएगा। तो टिश्यूज से आने वाला ब्लड हमेशा जाएगा राइट एट्रियम में, बराबर है। तो इंटेस्टाइन से आने वाला ब्लड एक्चुअली जाना चाहिए राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से वो जाएगा राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। ग्लूकोज, अमीनो एसिड सब उसमें प्रेजेंट है वैसे के वैसे, और CO2 भी प्रेजेंट है, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल उसको पंप करेगा तो ब्लड जाएगा लंग्स के पास प्यूरिफाई होने के लिए। तो लंग्स के पास क्या होगा कि उसमें से डीऑक्सीनेटेड मतलब CO2 निकाल लिया जाएगा, O2 उसमें भर दिया जाएगा, लेकिन उसमें का ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, ये सब जो चीज़ें हैं ये मोर और लेस इंटैक्ट रहेगी। थोड़ा बहुत उसको लंग्स के सेल्स भी तो एब्जॉर्ब करेंगे, उनको भी तो खाना चाहिए। सिर्फ काम कराओगे क्या उनसे? खाना नहीं दोगे क्या उनको? थोड़ा बहुत ग्लूकोज वगैरह लंग्स की सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे, थोड़ा हार्ट के सेल्स एब्जॉर्ब करेंगे, ऑफकोर्स वो सब तो करेंगे, लेकिन मोर और लेस न्यूट्रिएंट्स का इंटैक्ट उसमें वैसा ही रहेगा, ठीक है। मैं तुमको बार बार बोल रहा हूँ कि ऐसा आपने को नहीं सोचना है कि वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसमें इसका मतलब उसमें ग्लूकोज कहाँ से रहेगा। फालतू डाउट है ये, थर्ड क्लास डाउट है ये। क्यों नहीं रहेगा उसमें ग्लूकोज? बिल्कुल रहेगा उसमें ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज जो भी इंटेस्टाइन ने डाइजेस्ट किया हुआ फूड है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, वो सब उस ब्लड में रहेगा जो इंटेस्टाइन से राइट एट्रियम में जाएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स के पास जाएगा, लंग्स उसको ऑक्सीजनेट कर देंगे, फिर वो लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से पूरे बॉडी की तरफ पंप होगा। हार्ट ने उसको पंप क्यों किया है पूरे बॉडी की तरफ? ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए पंप किया है, ग्लूकोज सप्लाई करने के लिए नहीं किया है। पंप उसको किया गया है ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए, लेकिन ग्लूकोज भी
सप्लाई हो जाएगा। ग्लूकोज सप्लाई करना, फूड सप्लाई करना हार्ट का मेन फंक्शन नहीं है, लेकिन वो भी हो जाएगा फ्री में, एक पे एक फ्री, ऐसा वाला सिस्टम है वो। ठीक है, सिस्टम बनाया वो हार्ट का सिस्टम ऑक्सीजन डिलीवरी के लिए है, लेकिन उसी के थ्रू फूड भी सप्लाई हो जा रहा है, ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो अब होता क्या है ह्यूमन बीइंग्स में कि इंटेस्टाइन से ब्लड अपन ने अगर डायरेक्टली हार्ट में भेजा, जैसे हैंड से आता है, जैसे लेग्स से आता है, जैसे ब्रेन से आता है, जैसे ईयर से आता है, जैसे आईज से आता है, जैसे नोज से आता है, जैसे टेस्टिस से आता है, जैसे ओवरी से आता है, जैसे स्प्लीन से आता है। ठीक है, हर एक ऑर्गन से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जमा करके सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू राइट एट्रियम में छोड़ दिया जाता है। राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल से प्यूरिफाई होने के लिए लंग्स के पास जाता है। तो वैसे ही इंटेस्टाइन से भी जाएगा, है ना। इंटेस्टाइन कुछ स्पेशल चीज नहीं है, वैसे भी इंटेस्टाइन से जाना चाहिए लॉजिकली। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इंटेस्टाइन में जो ब्लड है, इंटेस्टाइन से जो ब्लड हार्ट के पास जा रहा है, उसमें सिर्फ CO2 का डिपोजिशन नहीं है, उसमें डाइजेस्टेड ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन, मिनरल्स, मतलब बेसिकली डाइजेस्टेड फूड ये भी है ना। तो ये भी तो हो सकता है कि उस फूड में तुमने जो खाया उसमें कुछ जहरीली चीज आ गई हो, ऐसा भी तो पॉसिबल है, कोई टॉक्सिन आ गया हो। तो तुमने अगर इंटेस्टाइन से ब्लड डायरेक्टली राइट एट्रियम को भेज दिया, अगर लेट अस अज्यूम, तो डाइजेस्टेड फूड के साथ साथ वो टॉक्सिक मटेरियल भी हार्ट में चले जाएगा। तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, राइट वेंट्रिकल से लंग्स में जाएगा, लंग्स से टॉक्सिक मटेरियल तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, या हुआ तो भी थोड़ा बहुत हो जाएगा, पता नहीं, आई डोंट नो, डिपेंड्स ऑन द मटेरियल। लेकिन उस ब्लड को प्यूरिफाई किया जाएगा, उसमें के डिजॉल्व फूड से उस लंग्स को कोई लेना देना नहीं, उसको खुद को जितना चाहिए उतना एब्जॉर्ब कर लेगा, थोड़ा बहुत टॉक्सिक मटेरियल एब्जॉर्ब करेगा नहीं करेगा उसका इशू है। मुद्दा यह है कि बचा हुआ ब्लड लेफ्ट एट्रियम में आएगा, वहां से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और वहां से पूरे बॉडी की तरफ जाएगा अलॉन्ग विद द टॉक्सिक मटेरियल। पूरा टॉक्सिक मटेरियल उस पूरे बॉडी में फैल जाएगा, वैसा अपने को नहीं होने देना है। इसलिए इंटेस्टाइन से हम क्या करते हैं, ब्लड पहले डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो भी इंटेस्टाइन का है वो डायरेक्टली अपन हार्ट में नहीं जाने देते। ठीक है, देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटेस्टाइन का और फूड एब्जॉर्ब किया हुआ वाला विलाय का ब्लड, ये कोई अलग चीज नहीं है, दोनों एक ही चीज है, दोनों चीजें एक ही है। जब तुमने खाना नहीं भी खाया है तो उसमें डाइजेस्टेड फूड नहीं है, लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड तो है ही, वो तो हर मोमेंट तैयार हो रहा है। और अगर तुमने खाना खा लिया है तो उस ब्लड में अभी CO2 के साथ साथ डाइजेस्टेड फूड भी है। तो डाइजेस्टेड फूड वाला ब्लड अलग रहता है और CO2 वाला डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो इंटेस्टाइन से निकलेगा वो अलग रहता है। ऐसा बेवकूफ सामान सोचने का नहीं, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, तो वो जो इंटेस्टाइन का ब्लड है, देखो इंटेस्टाइन में जो ब्लड आएगा वो ऑक्सीजन लेके आएगा, इंटेस्टाइन की सेल्स उसमें से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेंगे और CO2 ब्लड में डाल देंगे। तो इंटेस्टाइन से जो ब्लड बाहर निकलेगा उसमें CO2 रहेगा, खत्म बात, उसमें सोचने का कुछ है ही नहीं। और अगर तुमने जस्ट खाना खाया होगा तो उसमें CO2 के साथ साथ डाइजेस्टेड फूड भी रहेगा, उसमें कुछ सोचने का है ही नहीं, सिंपल सी चीज है। लेकिन ये डायरेक्टली हार्ट के पास नहीं जाना चाहिए। नॉर्मल जब तुमने खाना नहीं खाया है तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन खाना खाया रहेगा तब क्या, तब तो प्रॉब्लम होगा ना, अगर उसमें टॉक्सिक मटेरियल रहेगा तो। इसलिए अपन ने इंटेस्टाइन से बाहर निकलने वाला जो विनस ब्लड है उसको डायरेक्टली हार्ट में जाने का पाथवे बनाया ही नहीं है। इंटेस्टाइन से ब्लड डायरेक्टली सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, वैसे वो इंफीरियर वेना कावा में जाएगा। हार्ट के ऊपर के जो ऑर्गन्स है उनमें से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर वेना कावा के थ्रू आता है। ठीक है, और हार्ट के नीचे के जो ऑर्गन्स है उनसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा के थ्रू आता है राइट एट्रियम में। तो इंटेस्टाइन से डायरेक्टली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंफीरियर वेना कावा में जाएगा ही नहीं। इंटेस्टाइन की जो विलाय है वो सब विलाय फ्यूज हो के एक बड़ी ब्लड वेसल बनाएंगे और वो ब्लड वेसल डायरेक्टली कनेक्टेड रहेगी लीवर से। तो इंटेस्टाइन का जो ब्लड रहेगा वो एक्चुअली जाएगा पहले लीवर में, वो पहले जाएगा लीवर में,
और लीवर क्या करता है, लीवर इज द ऑर्गन फॉर डिटॉक्सिफिकेशन। तो अगर उस डाइजेस्टेड फूड में कुछ टॉक्सिक चीज़ें है तो उसको लीवर डिटॉक्सिफाई कर देगा, और फिर लीवर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जो लीवर का एडजेक्टिव है हेपेटिक, है ना, और टूवर्ड्स द हार्ट जाने वाला वेन, तो लीवर से हार्ट की तरफ जाने वाला जो ब्लड वेसल है उसको अपन बोलेंगे हेपेटिक वेन। तो फिर वो इंटेस्टाइन से जो ब्लड आया है उसको भी लीवर हेपेटिक वेन में डाल देता है, और लीवर ने खुद ने जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया है वो भी हेपेटिक वेन में डाल देता है, और फिर हेपेटिक वेन के थ्रू वो जाता है राइट एट्रियम के पास। ठीक है, एकदम कॉमन सेंस की चीज है। तो हेपेटिक वेन में इंटेस्टाइन का भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा और लीवर का भी रहेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटेस्टाइन का, जब तुमने खाना नहीं खाया है तब का तो प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन तुमने खाना खाने के बाद जो ब्लड है वो डायरेक्टली हार्ट में नहीं जा सकता, और तुम ऐसे दो पाथवे तो नहीं बना सकते। ऐसे ब्लड को समझेगा थोड़ी कि अरे अभी खाना खा लिया है, अभी अपन ने हार्ट में नहीं जाने का, अभी पहले लीवर में जाने का, ऐसा ब्लड को तो समझ नहीं सकता। इसलिए इवोल्यूशन ने क्या किया है, एक ही पाथवे बनाया है, एक ही टाइप का कनेक्शन बनाया है इंटेस्टाइन और हार्ट के बीच में, दैट इज थ्रू लीवर। दैट इज थ्रू लीवर। इंटेस्टाइन से ब्लड डायरेक्टली हार्ट में कभी जा ही नहीं सकता, उसको थ्रू लीवर ही जाना पड़ेगा। तो ऐसा जो सर्कुलेशन रहता है ना, जिसमें किसी एक ऑर्गन का ब्लड हार्ट में गए बिना डायरेक्टली किसी दूसरे ऑर्गन में जाता है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है, ऐसा नॉर्मली होता नहीं है। पर यहाँ पर इंटेस्टाइन का ब्लड हार्ट में गए बिना डायरेक्टली लीवर में जा रहा है। तो ये जो टाइप का सर्कुलेशन है जिसमें हार्ट को अपन बाईपास कर रहे हैं, हार्ट बाईपास सर्जरी नहीं, प्लीज 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 ऐसा कुछ दिमाग में मत लाओ। बाईपास कर रहे हैं मतलब हार्ट को स्टोरी में नहीं ला रहे, दो ऑर्गन्स का इंटरेक्शन हो रहा है विदाउट हार्ट। हार्ट स्टोरी में आए बगैर ही दो ऑर्गन्स के बीच में ब्लड का इंटरेक्शन हो रहा है। तो ये स्पेशल टाइप का सर्कुलेशन है, इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन, PORTAL, पोर्टल सर्कुलेशन। देखो यार ध्यान से मेरी बात सुनो एक तुम लोग। पिट्यूटरी ग्लैंड से ACTH आता है, एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, वो स्टिमुलेट करता है एड्रिनल ग्लैंड को। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से एड्रिनल ग्लैंड तक वो जाता कैसे है? तो तुम बोलोगे ब्लड से जाता है, बोलूंगा बिल्कुल सही है, लेकिन तुम एक चीज सोचो, पिट्यूटरी ग्लैंड ने उसके बाहर जो ब्लड है उसमें ACTH रिलीज कर दिया। अब वो जो ब्लड है पिट्यूटरी के बाहर, देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पिट्यूटरी में आया, पिट्यूटरी ने उसमें CO2 डाल दिया तो वो डीऑक्सीजनेट होके बाहर निकल गया। तो पिट्यूटरी से जो ब्लड बाहर निकल रहा है उसी में तो वो ACTH रिलीज करेगा, बराबर। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले जाएगा राइट एट्रियम में, फिर जाएगा राइट वेंट्रिकल में, इस पूरे समय में ACTH उसमें प्रेजेंट रहेगा। फिर राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स में, इस पूरे समय उसमें ACTH प्रेजेंट रहेगा। लंग्स को ACTH से कोई मतलब नहीं है, लंग्स बस CO2 ले लेगा, O2 भर देगा। फिर वो ब्लड लंग्स में से बाहर निकल के जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप करेंगे पूरे बॉडी की तरफ। तो उस ब्लड में जो ACTH नाम का हार्मोन प्रेजेंट है वो सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड की तरफ नहीं जाएगा, वो पूरे बॉडी में हर एक ऑर्गन की तरफ जाएगा। लेकिन एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी उसका रिसेप्टर सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड पे है, तो सिर्फ एड्रिनल ग्लैंड ही उसको एब्जॉर्ब करेगा, बाकी टिश्यूज उसको कुछ करेंगे ही नहीं। तो वो वापस घूम के राइट एट्रियम के पास आ जाएगा, बचा हुआ जो ACTH है जो बाकी ऑर्गन्स के पास गया था वो फिर से राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर से लंग्स के पास जाएगा, फिर से लेफ्ट एट्रियम में आएगा, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर से पूरे बॉडी की तरफ पंप होगा, उसमें कुछ पोर्शन वापस एड्रिनल ग्लैंड के पास जाएगा, फिर से एड्रिनल ग्लैंड ही सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करेगा, बाकी उसको ऑर्गन्स एब्जॉर्ब नहीं करेंगे क्योंकि उसका रिसेप्टर ही नहीं है बाकी ऑर्गन्स के ऊपर। तो बाकी ऑर्गन से वो वापस घूम के वापस राइट एट्रियम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो पिट्यूटरी ने जो ACTH भेजा एड्रिनल ग्लैंड की तरफ वो थ्रू हार्ट ही भेजा ना, ब्लड के थ्रू भेजा वो सही है, लेकिन हार्ट को बाईपास कर सकते क्या? हार्ट को इग्नोर कर सकते क्या? हार्ट तो आएगा ही। समझ में आ रहा है ना? पैंक्रियाज ने जो इंसुलिन रिलीज किया, ठीक है, वो इंसुलिन जाके एक्ट करने वाला है लीवर और मसल्स के ऊपर, तो डायरेक्टली थोड़ी मसल्स के ऊपर पहुंच जाएगा। पैंक्रियाज ने जो आउटगोइंग ब्लड है उसमें इंसुलिन रिलीज कर दिया, अब वो आउटगोइंग ब्लड पहले जाएगा राइट एट्रियम में,
फिर वहां से जाएगा राइट वेंट्रिकल में, फिर वहां से जाएगा लंग्स में। लंग्स को इंसुलिन से कोई मतलब नहीं है, लंग्स बस उसमें से CO2 निकाल लेंगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड में से, O2 उसमें भर देंगे, फिर वो ब्लड अलॉन्ग विद इंसुलिन जाएगा लेफ्ट एट्रियम में, फिर अलॉन्ग विद इंसुलिन जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर अलॉन्ग विद इंसुलिन पूरे बॉडी में पंप होगा। अब जिन जिन ऑर्गन्स को इंसुलिन की जरूरत है वो उसको एब्जॉर्ब करेंगे, बाकी ऑर्गन्स उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, एब्जॉर्ब हो ही नहीं पाएगा क्योंकि उसका रिसेप्टर ही नहीं रहेगा, तो वो वापस घूम फिर के राइट एट्रियम में आ जाएगा, बाकी ऑर्गन्स के थ्रू वो निकल जाएगा बाहर। तो पैंक्रियाज और मसल्स या पैंक्रियाज और लीवर के बीच का कनेक्शन के लिए भी हार्ट लग रहा है, पिट्यूटरी और एड्रिनल ग्लैंड के बीच के कनेक्शन के लिए भी हार्ट लग रहा है। हार्ट को तुम छोड़ सकते हो क्या? नहीं छोड़ सकते हो, लेकिन इंटेस्टाइन और लीवर के कनेक्शन के लिए हार्ट नहीं लग रहा है, इंटेस्टाइन से ब्लड डायरेक्टली लीवर में जा रहा है। एक अजीब टाइप की चीज है ना, तो इसको बोलते हैं पोर्टल सर्कुलेशन। दिस इज पोर्टल सर्कुलेशन, और ये होता है हेपेटिक पोर्टल वेन के थ्रू। ठीक है, हेपेटिक इज द एडजेक्टिव ऑफ लीवर। तो इंटेस्टाइन में से पूरा ब्लड हेपेटिक पोर्टल वेन जमा करके ले जाती है लीवर में, लीवर में उसका हो जाता है डिटॉक्सिफिकेशन। अगर उसमें कोई टॉक्सिक मटेरियल होगा तो, नहीं होगा तो टेंशन ही नहीं है। ठीक है, और फिर लीवर जो अपना नॉर्मल आउटगोइंग ब्लड है, ठीक है, आर्टरीज आई लीवर में ऑक्सीनेटेड ब्लड सप्लाई की, और फिर लीवर ने उसमें डीऑक्सीनेटेड अपना CO2 रिलीज किया और डीऑक्सीनेटेड ब्लड लेकर वो ब्लड वेसल्स लीवर में से बाहर निकल गई, जिसको अपन हेपेटिक वेन बोलते हैं। उसी में फिर वो वाला इंटेस्टाइन वाला ब्लड भी उसी के थ्रू राइट एट्रियम में चले जाएगा। ठीक है, लेकिन लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसके लिए हार्ट की जरूरत नहीं है, इसलिए उसको कहा जाता है हेपेटिक पोर्टल वेन या हेपेटिक पोर्टल सिस्टम। ठीक है, तो ये हेपेटिक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन बींग्स में भी प्रेजेंट है और फ्रॉग्स में भी प्रेजेंट है। दूसरा ऐसा ही एक पोर्टल सिस्टम ह्यूमन बींग्स में प्रेजेंट है, कहां पर? तो हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस के जो हॉर्मोन्स है, तो हाइपोथैलेमस के हॉर्मोन्स क्या करते हैं, एक हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन नाम की वेन रहती है, उसको वो हाइपोथैलेमस उन हॉर्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज नहीं करता है, बल्कि उस हाइपोथैलेमिक पोर्टल वेन के थ्रू सीधा पिट्यूटरी ग्लैंड में भेज देता है। ठीक है, हार्ट की जरूरत ही नहीं उसको। तो ये यहाँ पर भी हार्ट बाईपास हो रहा है, तो ये भी पोर्टल सिस्टम हो गया, ये भी पोर्टल सर्कुलेशन हो गया, इसको बोलेंगे हाइपोथैलेमिक पोर्टल सर्कुलेशन। ठीक है, तो दो प्रकार के सर्कुलेशन पोर्टल वाले ह्यूमन बींग्स के पास प्रेजेंट है, हेपेटिक पोर्टल और दूसरा हाइपोथैलेमिक पोर्टल। ठीक है, फ्रॉग्स में एक तीसरा भी प्रेजेंट है जो ह्यूमन बींग्स में नहीं है, उसको बोलते हैं रीनल पोर्टल सिस्टम। रीनल किसका एडजेक्टिव है? किडनी का। उसमें क्या होता है कि उसके जो लोअर लिम्स है ना, मतलब हाइंड लिम्स, बॉडी का नीचे वाला पोर्शन, अपने समान नहीं रहेगा उसका। अपना कैसे रहेगा? अपने जो लोअर लिम्स है उनमें से ब्लड पहले राइट एट्रियम में खींचा जाएगा, फिर राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल, फिर लंग्स, फिर लेफ्ट एट्रियम, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ब्लड पूरी जगह फैलेगा, उसमें से कुछ ब्लड ऑफ कोर्स किडनी की तरफ भी जाएगा। तो अपना लोअर लिम्स का ब्लड किडनी की तरफ जाने के लिए भी हार्ट में तो जाना ही पड़ता है उसको, बराबर। लेकिन फ्रॉग्स में क्या होता है कि लोअर लिम्स में बॉडी के नीचे वाला जो पोर्शन है उसमें जो ब्लड है वो हार्ट में जाता ही नहीं है, डायरेक्टली पोर्टल सिस्टम के थ्रू किडनी में चले जाता है। ठीक है, डायरेक्टली पोर्टल सिस्टम के थ्रू किडनी में चले जाता है कि देख लो भाई इस ब्लड में कुछ यूरिया वगैरह होगा तो इसको निकाल दो। ठीक है, प्लीज यार एक चीज ध्यान में रखो, फालतू का कंफ्यूजन मत करो, ध्यान से मेरी बात सुनो। किडनी क्या करती है? ब्लड में से यूरिया, अमोनिया, यूरिक एसिड, ठीक है, ये सब चीजें निकालती है। लंग्स क्या करते हैं? ब्लड में से CO2 निकालते हैं, बराबर। तो हार्ट ने जो ब्लड पंप किया वो जब किडनीज के पास जाएगा तो वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहेगा। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से किडनीज अपने काम के लिए ऑक्सीजन निकाल लेगी ऑफ कोर्स, लेकिन किडनीज का जो प्यूरिफिकेशन का काम है वो भी कर लेगी, उसमें से यूरिया वगैरह बाहर निकाल लेगी। ठीक है, लेकिन यूरिया बना कहाँ पर? तो लीवर में तैयार हुआ है ना। यूरिया साइकिल नाम की एक चीज होती है जो लीवर में होती है, तो लीवर में यूरिया तैयार हुआ। तो लीवर से ब्लड पहले हार्ट में गया, हार्ट से लंग्स में गया। इस पूरे समय में यूरिया उसमें ही था, ब्लड में ही था। ऐसा नहीं सोचना है अपने को कि यूरिया को किडनी के पास भेजते हैं और CO2 को लंग्स के पास भेजते हैं, फालतू की चीज हो गई है, तो बकवास हो गई है। तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल नहीं है।
बिल्कुल यूरिया वाला ब्लड लंग्स में भी जाएगा, लेकिन लंग्स उसका कुछ करेंगे ही नहीं, वो एज इट इज रहेगा। फिर वो जब वापस हार्ट में आएगा तो हार्ट उसको पूरे बॉडी की तरफ पंप करेगा। अब पूरे बॉडी की तरफ पंप करेगा, उसमें यूरिया है जो लीवर ने रिलीज किया हुआ है, तो यूरिया भी सिर्फ किडनी के पास कैसे जाएगा? पूरे बॉडी के पास जाएगा। लेकिन बाकी ऑर्गन्स को उस यूरिया से कोई लेना देना ही नहीं है, तो बाकी ऑर्गन्स उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से सिर्फ ऑक्सीजन निकाल लेंगे, बाकी ब्लड एज इट इज आगे मूव हो जाएगा। वेरएज किडनी ऑक्सीजन तो निकाल ही लेगी, किडनी का बाकी ऑर्गन्स की तरह वो तो वो करेगी, लेकिन किडनी का एक जो यूरिया निकालने का फंक्शन है वो भी करेगी। तो सिर्फ वो ब्लड जो किडनी के पास गया उसमें से यूरिया निकलेगा, बाकी ब्लड में से यूरिया नहीं निकलेगा। लेकिन ये नहीं सोचना है अपने को कि स्पेसिफिकली बराबर किडनी के पास ही यूरिया वाला ब्लड भेजा जाता है। क्या बकवास वाला थिंकिंग है ये? ऐसा बिल्कुल सोचना नहीं है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो अल्टीमेटली पूरे ऑर्गन्स में जितना भी नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो पूरा नाइट्रोजिनस वेस्ट अल्टीमेटली अपने को भेजना कहाँ पर है? लीवर के पास। क्यों? ताकि लीवर उस नाइट्रोजिनस वेस्ट को कन्वर्ट करे यूरिया में। फिर लीवर से उसको कहाँ भेजना है? किडनी में। क्यों? ताकि किडनी उसको यूरिन के थ्रू बाहर फेंक दे बॉडी के, है ना। लेकिन पूरे बॉडी में जो नाइट्रोजिनस वेस्ट है वो डायरेक्टली लीवर में नहीं जा सकता, वो पहले कहाँ जाएगा? वो पहले जाएगा हार्ट में। हार्ट उसको हर जगह पंप करेगा, उसमें से जितना पोर्शन लीवर में आया उतने में से नाइट्रोजनस वेस्ट को लीवर एब्जॉर्ब कर लेगा। समझ में आ रहा है ना। पर फ्रॉग्स में क्या है कि जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट तैयार हुआ है, ठीक है, लोअर पोर्शन में, उसको सीधा किडनी में लेकर जाया जाएगा और किडनी उस नाइट्रोजनस वेस्ट को बाहर फेंक देगी। ठीक है, तो हार्ट को बाईपास कर रहे हैं वो। ठीक है, ब्लड डायरेक्टली पहले किडनी में जा रहा है और फिर किडनी से आगे हार्ट के तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है। तो ये हो गया रीनल पोर्टल सिस्टम। ये किस में रहेगा? फ्रॉग्स में रहेगा। तो लाइन में अभी फिर से पढ़ रहा हूँ, पेज नंबर 118, सेकंड पैराग्राफ, द वैस्कुलर सिस्टम वाला पैराग्राफ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12वीं लाइन। Special venous connection between liver and intestine as well as the kidney and lower parts of the body are present in frogs. Liver and intestine मतलब hepatic portal system and kidney and lower parts of the body मतलब renal portal system. The former is called hepatic portal system and the latter is called renal portal system. The blood is composed of plasma and cells. The blood cells are RBC, WBC and platelets, same human beings के समान. RBCs are nucleated and contain red colored pigment, namely hemoglobin. The lymph is different from blood. It lacks few proteins and RBCs. The blood carries nutrients, gases and water to the respective sites during the circulation. The circulation of blood is achieved by the pumping action of the muscular heart. ठीक है, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड एक चीज करेंगे कि पेज नंबर 117 पे आ जाएंगे। पेज नंबर 117 पे देखेंगे अपन कि कहाँ पर गया? हाँ, किडनी जो है डायग्राम में, किडनी में से किडनी का और हार्ट का डायरेक्ट कनेक्शन अपने को वहाँ पर दिख रहा है ना। तो अब ऐसा नहीं सोचने का कि सर ये तो हार्ट और किडनी का डायरेक्ट कनेक्शन है। हार्ट और किडनी का तो डायरेक्ट कनेक्शन ऑफ कोर्स रहेगा ही, ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो तो किडनी की तरफ आएगा ही, वो सब तो कहानी चलती रहेगी। लेकिन लोअर लिम्स जो है उनमें से ब्लड जो है वो डायरेक्टली किडनी में जाएगा, फिर किडनी से हार्ट में जाएगा। तो किडनी पहले ही उसमें से लोअर पार्ट में से एक्सक्रीटरी मटेरियल पहले ही किडनी रिमूव कर देगी। ठीक है, इसको बोलेंगे रीनल पोर्टल सिस्टम। तो कमिंग बैक टू पेज नंबर 118, थर्ड पैराग्राफ। अभी एक्सक्रीटरी सिस्टम हम चालू कर रहे हैं। द elimination of nitrogenous waste is carried out by a well-developed excretory system. The excretory system consists of a pair of kidneys, ureters, cloaca, and urinary bladder. These are compact, dark red and bean-like structures. मतलब किडनी की बात कर रहा है वो. Situated a little posteriorly in the body cavity on both sides of vertebral column. Each kidney is composed of several structural and functional units called uriniferous tubules or nephrons. ये सब human beings में रहता है. सब सेम है पूरा, कुछ भी अलग नहीं है। 2 ureters emerge from the kidneys in the male frogs, सेम है। The ureters act as urinogenital duct
विच ओपन्स इनटू द क्लोका। यूरिनोजेनाइटल मतलब यूरिन भी और जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टिव, ठीक है, दोनों एक साथ है। इन फीमेल्स द यूरेटर्स एंड ओविडक्ट ओपन सेपरेटली इन द क्लोका, सेम एज ह्यूमन बींग्स है यार। ह्यूमन बींग्स में भी तो यूरिनरी ओपनिंग अलग है और वजाइना वाली ओपनिंग अलग है। बस यहाँ पर अल्टीमेटली क्या हो रहा है फ्रॉग में कि वजाइना और यूरिन वाला ट्यूब भले ही अलग हो फीमेल फ्रॉग में, लेकिन अल्टीमेटली वो बॉडी के बाहर तो क्लोका के थ्रू ही ओपन हो रहा है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, लेकिन बाकी पूरा ह्यूमन बींग्स के समान ही है, ठीक है। द थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर इज प्रेजेंट वेंट्रल टू द रेक्टम विच ऑल्सो ओपन्स इनटू द क्लोका। सब क्लोका में ही ओपन होता है क्योंकि कॉमन ओपनिंग है क्लोका। द फ्रॉग एक्सक्रीट्स यूरिया एंड दस इज यूरियोटेलिक एनिमल। Excretory wastes are carried by blood into the kidney where it is separated and excreted। देखो excretory wastes are carried by blood into kidney, सेम है, अपने समान ही है। लेकिन लोअर पार्ट जो है, लोअर लिम्स जो है फ्रॉग के, उसमें से ब्लड पहले हार्ट में जाएगा, फिर हार्ट जब उसको पंप करेगा तब कुछ परसेंटेज उसका, कुछ पोर्शन उसका किडनीज के पास आएगा, फिर किडनीज उसमें से निकालेगी। ऐसा नहीं करेंगे, लोअर पार्ट्स डायरेक्टली ब्लड को पहले किडनी में भेजेंगे, फिर किडनी से ब्लड हार्ट में जाएगा, ठीक है। तो दैट विल बी रीनल पोर्टल सिस्टम। ये ह्यूमन बींग्स में अवेलेबल नहीं है। ह्यूमन बींग्स में हेपेटिक एंड हाइपोफिजियल पोर्टल सिस्टम और फ्रॉग्स में हेपेटिक एंड रीनल पोर्टल सिस्टम, ठीक है। फिर उसके बाद आएगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ब्रेन। द सिस्टम फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इज हाईली इवॉल्व्ड इन द फ्रॉग, ऑफ कोर्स वर्टिब्रेट है। इट इंक्लूड्स बोथ न्यूरल सिस्टम एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द केमिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी इज अचीव्ड बाय हार्मोन्स व्हिच आर सीक्रेटेड बाय द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। द प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड्स फाउंड इन फ्रॉग आर पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिनियल बॉडी, पैंक्रियाटिक, आइलेट्स, एड्रिनल्स एंड गोनेड्स। सेम है यार, यही सब तो ह्यूमंस में भी है। The nervous system is organized into a central nervous system that is brain and spinal cord, a peripheral nervous system that is cranial and spinal nerves, सब कुछ सेम है, and an autonomic nervous system that is sympathetic and parasympathetic. लो, there are 10 pairs of cranial nerves arising from the brain. अपने में कितनी है? olfactory, optic, oculomotor, है ना, pathetic, trigeminal, abducens, facial, auditory, फिर ग्लोसोफेरिंजियल, वेगस, स्पाइनल एसेसरी एंड देन हाइपोग्लॉसल, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अपने पास है 12, इनके पास कितनी है? 10 पेयर्स। अपने पास 12 पेयर्स, इनके पास 10 पेयर्स। ब्रेन इज एनक्लोज्ड इन अ बोनी स्ट्रक्चर कॉल्ड ब्रेन बॉक्स दैट इज क्रेनियम, अगेन सेम है। द ब्रेन इज डिवाइडेड इनटू फोरब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, सेम है। फोरब्रेन इंक्लूड्स ऑल्फैक्टरी लोब्स, paired cerebral hemispheres and unpaired diencephalon, same है। The midbrain is characterized by a pair of optic lobes. Hindbrain consists of cerebellum and medulla oblongata. The medulla oblongata passes out through the foramen magnum. Foramen magnum यानी स्कल का, स्कल में एक गड्ढा रहता है जिसके थ्रू medulla oblongata continues as spinal cord, है ना, क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड और medulla oblongata अगर कनेक्टेड है तो वर्टिब्रल कॉलम और क्रेनियम के अंदर वो रखे हुए हैं, तो फिर उनको कनेक्ट कैसे हो पाएंगे एक दूसरे से, तो इसलिए वर्टिब्रल कॉलम में एक गड्ढा रहता है, बराबर है ना। दैट इज कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। इनमें भी रहेगा, फ्रॉग में भी रहेगा, सेम है। इनटू द स्पाइनल कॉर्ड विच इज एनक्लोज्ड इन द वर्टिब्रल कॉलम। वो भैंस का सिर जब लाया था नीरज, तो उस टाइम पे अपन ने फोरामेन मैग्नम देखा भी था, है ना। तो वी आर अवेयर ऑफ दैट, फोरामेन मैग्नम कोई बड़ी बात नहीं है। फ्रॉग हैज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंस ऑर्गन्स, नेमली ऑर्गन्स ऑफ टच, टेस्ट, स्मेल, विजन एंड हियरिंग, अगेन सेम है ह्यूमन बीइंग्स के समान। आउट ऑफ दीज आईज एंड इंटरनल ईयर्स आर वेल ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर्स एंड द रेस्ट आर सेलुलर एग्रीगेशंस अराउंड नर्व एंडिंग्स। इसको अंडरलाइन कर लेंगे कि आईज एंड इंटरनल ईयर्स तो प्रॉपर है, लेकिन बाकी के लिए ऐसा ऑर्गन नहीं है प्रॉपर, बस सेलुलर एग्रीगेशंस है। Eyes in a frog are a pair of spherical structures situated in the orbit in skull. These are simple eyes that is possessing only one unit. External ear is absent in frogs and only tympanum can be seen externally. टिम्पैनम भी नहीं दिखता, एक्चुअल में सिर्फ एक गड्ढा दिखता है स्कल में, टू बी फ्रैंक। टिम्पैनम भी अंदर रहता है थोड़ा। द ईयर इज एन ऑर्गन ऑफ हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, वही अपने समान
Frogs have well organized male and female reproductive systems. Male reproductive organ consists of a pair of yellowish ovoid testes which are found adhered मतलब चिपके हुए to the upper part of kidneys by a double fold of peritoneum called mesoorchium. इसको अंडरलाइन करेंगे, ये ह्यूमन बीइंग से अलग चीज है. ह्यूमन बीइंग्स में किडनीज एंड टेस्टिस आर टोटली डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लेकिन यहाँ पर क्या है, टेस्टिस आर अडहेड मतलब अटैच्ड, चिपके हुए हैं टू किडनीज. अपने ह्यूमन बीइंग्स के किडनीज के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स चिपकी हुई रहती है. इनमें क्या चिपका हुआ है, इनमें टेस्टिस चिपकी हुई है. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम कॉल्ड मेसोऑर्कियम. वासा एफ्रेंशिया क्या है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आएगा, अभी दिमाग मत लगाओ. बाकी रैंकर्स को तो पता ही है वासा एफ्रेंशिया क्या है. वासा एफ्रेंशिया 10 to 12 in number that arise from testes. They enter the kidneys on their side and open into Bidder's canal. इसको अंडरलाइन करेंगे. बिडर्स कनाल के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है बिडर्स कनाल के ऊपर कि बिडर्स कनाल इज फाउंड इन, तो आंसर रहेगा फ्रॉग, है ना. तो क्या हो रहा है, वासा एफ्रेंशिया न्यूक्लियस वालों, तुम लोग बस इतना समझो कि दे आर पाइप्स विच कम आउट ऑफ द टेस्टिस, और उनमें स्पर्म्स प्रेजेंट रहते हैं. स्पर्म्स को लेकर टेस्टिस के बाहर निकलने वाली जो क्या कहेंगे, पाइप्स, ट्यूब्स, वेसल्स, उसको वासा एफ्रेंशिया बोलते हैं. इतना बस ध्यान रखो न्यूक्लियस वालों, ठीक है. तो वासा एफ्रेंशिया arise from the testes that 10 to 12 in number. They enter the kidneys on their side, और फिर किडनीज के थ्रू दे ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल. इसको अंडरलाइन करेंगे. सीक्वेंस भी आता है कभी कभी, तो पहले वासा एफ्रेंशिया, फिर किडनी एंड देन बिडर्स कैनाल. फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट. ठीक है, बिडर्स कैनाल के थ्रू हो जाएगा यूरिनोजेनाइटल डक्ट में, क्योंकि फ्रॉग के मेल्स का भी ह्यूमन मेल्स के समान ही है, यूरिन और रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कॉमन डक्ट है. ठीक है, तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट में ओपन होगा, और फिर वहां से ह्यूमन बीइंग में तो खैर पीनस रहता है, लेकिन यहाँ पर तो क्लोका रहेगा, तो अल्टीमेटली वो ओपन होगा क्लोका में. फाइनली इट कम्युनिकेट्स विद द यूरिनोजेनाइटल डक्ट दैट कम्स आउट ऑफ द किडनीज एंड ओपन्स इनटू द क्लोका. द क्लोका इज अ स्मॉल मीडियम चेंबर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म्स टू द एक्सटीरियर. द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इंक्लूड अ पेयर ऑफ ओवरीज. The ovaries are situated near kidneys and there is no functional connection with kidneys. ठीक है, मेल्स में टेस्टिस आर अटैच्ड टू द किडनीज, लेकिन फीमेल्स में ओवरीज आर नॉट अटैच्ड टू द किडनीज, दे आर ओनली प्रेजेंट नियर द किडनीज. अ पेयर ऑफ ओविडक्ट अराइजिंग, ओविडक्ट मतलब फैलोपियन ट्यूब, फ्रॉम द ओवरीज ओपन इनटू द क्लोका सेपरेटली. A mature female can lay 2500 to 3000 ova at a time. Fertilization is external and takes place in water. Development involves a larval stage called tadpole. Tadpole undergoes metamorphosis to form the adult. Metamorphosis पता है अपने को, indirect development की stages. और metagenesis क्या था, alternation of generation in Coelenterata. Frogs are beneficial for mankind because they eat insects and protect the crop. Frogs maintain ecological balance because these serve as an important link of food chain and food web in the ecosystem. In some countries, the muscular legs of frog are used as food by man. इसके कारण frogs extinct होने लग गए हैं, ये muscular legs खाने के कारण. और इतने बेवकूफ़ है ह्यूमन बींग्स कि फ्रॉग को पकड़ने का, पूरा मार देने का, और फिर उसके लेग्स खाने हैं. लेग्स खाओ, जो खाना है वो खाओ, लेकिन फ्रॉग्स को पकड़ते हैं और उनके बस पैर काट लेते हैं और उनको छोड़ देते हैं. ठीक है, तो इसके ऊपर भी बहुत जगह पर बैन लगा है, लेकिन एक देश है जहाँ पर इसके ऊपर बैन नहीं लगा है. यू मस्ट बी नोइंग दैट कंट्री, दैट इज मस्कुलर लेग्स ऑफ फ्रॉग खाने के ऊपर बैन कौन से कंट्री में नहीं लगा होगा. यू आर वेल अवेयर, जिस कंट्री के कारण तुम आज घरों में बैठे हुए हो अपने, इंस्टेड ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट इज चाइना. ठीक है, तो विद दिस अपना फ्रॉग का पोर्शन भी अपन ख़त्म कर दिए है. ठीक है, कुछ भी डाउट रहा तो मेरे को पूछेंगे. वैसे मेरे को नहीं लगता कुछ मुश्किल होगा इसमें. कुछ डाउट रहा तो बिंदास पूछेंगे. नेक्स्ट क्लास अपन, मतलब नेक्स्ट क्लास में कल